ये आयोजन किया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरजीत सिंह जी मलिक उमरा हिसार से पशुपालन विशेषज्ञ रहे हैं और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही नस्ल सुधार के ऊपर, मुर्रा के ऊपर इन्होंने जो काम किया है वो विश्वविद्यालयों की टक्कर का काम है। और आज लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और इसके अलावा हरियाणा और बाकी प्रदेशों में भी सुरजीत सिंह मलिक एक जाना पहचाना नाम है। कई दिनों से हमारे साथी मास्टर मनीष जी इनसे संपर्क में थे कि मलिक साहब का समय मिले, तो हमारे लिए बड़े खुशी और गर्व का विषय है कि मलिक सर ने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए समय निकाला और हम इनके विचारों से लाभान्वित होंगे। आज के हमारे दूसरे विशेषज्ञ हमारे मेहमान हमारे घर के ही डॉक्टर राजेश कौशिक, जो कृषि अधिकारी के रूप में हमारे साथ वर्षों से सक्रिय हैं। नरवाना कार्यालय में हम इनसे मिलते ही रहते हैं, गांव में बहुत समय देते हैं, किसानों के लिए, खेती के लिए समर्पित हैं। तो दोनों महानुभावों का हम स्वागत करते हैं और मैं अनुरोध करूंगा सुबे सिंह धत्रवाल जी से और रामपुर जी धत्रवाल से एक बार आप आएं और हमारे आदरणीय मेहमानों को पुष्पगुच्छ भेंट करें। ये भी आ जाएगा सर, आ जाओ करेंगे। सबसे पहले मैं मास्टर मनीष जी से, राजेश भाई से निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय मेहमानों को एक बार शहीदों की मूर्ति के सामने पुष्पगुच्छ अर्पित करने के लिए ले जाएं। उसके बाद हम कार्यक्रम की औपचारिक स्वागत। इतने अच्छे श्रोता मिलना भी वक्ताओं के लिए भी सौभाग्य की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। 9वीं 10वीं में जिस उम्र में बच्चे को हम खुद भी डांगर पशु खेती बाड़ी की बातों से दूर रखा हाँ, उस उम्र में सुरजीत सिंह जी मलिक नस्ल के ऊपर, फसल के ऊपर, पशुओं की ब्रीडिंग के ऊपर काम करने लगे और नस्ल सुधार से लेके उनकी तरक्की विकास तक की जो उनकी बात करी, काम करा, जो उस पर रिसर्च करी, उसके कारण आज दक्षिण भारत है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक के किसान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एरिया तो हिंदी सुने है, सुनने खातर, बोलने खातर बुलावे है, लेकिन दक्षिण भारत के लोग भी इनके द्वारा कई बार 2-2, 4-4 दिन तक लेकर हफ्ता 10 दिन तक की ट्रेनिंग लेना आने लग रहे हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मलिक से कि वो हमारे किसान साथियों को अपने अनुभवों से लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। पिता समाज बुजुर्गों, भाइयों व छोटे बच्चे भी आए हुए स्टूडेंट भी, सभी का राम राम। आज इस शहीदी दिवस के ऊपर इतना अच्छा प्रोग्राम कमेटी ने किया है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ आने का मौका मिला इस आप पिताओं का, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो हमेशा इस तरह के सेमिनार में जाने के लिए खुद इच्छुक रहता हूँ ताकि अपने किसान भाई कहीं कहीं किसी चीज़ का, किसी ने दूसरी की सोच का फ़ायदा उठा लें। पता नहीं एक आदमी की सोच कितने सिस्टम को बदल सकती है। तो बात रही आज शहीदी दिवस की, तो उनको मैं नमन करता हूँ और मैं भगत सिंह का काफ़ी बड़ा फैन हूँ, मेरी काफ़ी वीडियो में मिलेगा। और भगत सिंह ने एक बात कही थी, इनको गोरों से हम आज़ाद करा देंगे हिंदुस्तान को, लेकिन यहाँ जो काले आएंगे इन्हें उनसे लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आज जीतता का उदाहरण है
जो भी किसान भाई रोड के ऊपर बैठे हैं वो काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। वो अंग्रेज दूसरे थोड़े हैं, वैसे रंग बदला है, ये भी तो काले अंग्रेज हैं जो हमारे ही बीच से जाए हुए जो पॉलिटिक्स के अंदर। उस टॉपिक पे मैं न जाते हुए अपने टॉपिक पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करूँगा जो इन्होंने ये मेरी बातें कंप्लीट कर दी। मेरी टॉपिक के अंदर भी बातें हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव सारी बात वहीं पे आते हैं। बीमारी से पीछा कैसे छूटे, रोजगार कैसे मिले, किसान की गरीबी कैसे दूर। तो जो कैंसर का जो मामला है, पंजाब अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर में नंबर 1 पे है। और उसकी वजह ये है कि जो 6-7 कट्टे की बात भाई ने समेट दी डॉक्टर साहब ने कि एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बात करें तो आप दोनों फसलों पे 12-13 कट्टे को क्रॉस कर देते हो शायद, और वो फिल्टर होगी यूरिया हमारे अंदर आता है। कल की बात है, कोई बंदा कह रहा है बिलाल जी हम तो खाद नहीं देते भैंस को। अरे तूड़े को तो देता होगा, तूड़ा कहाँ से बनता है, गेहूं का बनता है। वो तूड़े में खाद चला गया, तने के अंदर चला गया, तो वो तना तूड़ा बनाएंगे, वो भैंस को खिलाएंगे, वो भैंस में फिल्टर होगी, दूध के माध्यम से हमारे पास आएगा। सही है। तो ये कैंसर जैसी बीमारियां हमारी बिल्कुल नहीं थी। बीपी की बात करी, बिल्कुल मैं इनकी बातों से 100% सहमत हूँ, और एक्चुअल में यही हो रहा है। और आप इससे बच सकते हो, इनकी बात को मैं पूरी करता हूँ। हर आदमी एक प्रतिज्ञा करे, 50 साल तो हमारा क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर हमारे 50 साल के बाद में तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। उसके साथ फिर हमारे अस्पताल के चक्कर काटेंगे। एक हमारे को जवान छोकरा चाहिए ताकि हमारी जो फाइल है हमारे को ले जाने में दिक्कत ना आवे, क्योंकि बस में चढ़ा जाओ बुढ़ापे में बीमार आदमी खुद के व्हीकल से भी जाने में परेशान होता है। तो एक घर का आदमी, और जो आपने 50 साल लगे तो किसान की भी कमा नहीं पाता। आज का जो युग है इसके अंदर किसान कमा नहीं पाता। फिर भी यदि वो कहीं न कहीं एक टाइम भूखा रह कि न पेट का पट्टी बांध के न 2 पैसे इकट्ठे कर लेता है, तो बीमारी के साथ उसको फिर देना पड़ेगा। 60-65 साल लग जाते जाते हो कैंसर या हार्ट जैसे जो पैकेज उसके ऊपर लगेंगे, वो कर्जवान होकर अपने बच्चन छोड़ जाएगा, इस दुनिया से फिर अलविदा कह जाएगा। और उसकी वजह और कोई नहीं है, हम हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि हर किसान जिसके पास 4 एकड़ जमीन है वो आधा एकड़ तो रख ही सकता है, जिसमें अपना कुरड़ी का खाद, गोबर, भैंस का जो भी कचरा है वो उसके अंदर डाल के न और अपने लिए उतार कर ले। सिर्फ आधा एकड़। 10 एकड़ का किसान है तो 1 एकड़, और 20 एकड़ का किसान है तो 2 से 4 एकड़ भी ऑर्गेनाइज कर सका है। मेरे गाँव में 2 से 4 आदमी करते हैं, और मैं उन्हीं से गेहूँ लेता हूँ। वो रोटी आप 2 से 3 दिन के बाद भी खा सकते हो। और आपका सुबह आप में से सभी की कंप्लेंट होगी, मेरी भी थी 15 साल पहले। सुबह उठता था तो मैं रोज घरवालों से करता था, मेरा मुंह कड़वा क्यों रहता है। बोला तेरे तो काम ही अलग है, हमारा तो नहीं रहता। तो मैं 12-13 साल से उसका सोल्यूशन मिल गया। एक गाँव में ये खेती करता है जो अपने बगैर खाद की, तो उससे मैं गेहूँ लेता हूँ। 5-6 क्विंटल गेहूँ पूरे साल में लगता है। बाहर भीतर के लोग भी मेरे पास आते रहते हैं, तो 6 क्विंटल गेहूँ इजिली काम चला देता है पूरे साल में, और 1 क्विंटल बाजरा लेता हूँ उसी से। तो उसमें ना तो मुंह कड़वा होता अभी, ना कोई तेजाब गैस बनती है, तो मोटा मोटी सारी समस्याओं से पीछा छूट गया। तो ये फायदा है उस चीज का। और सबसे मोटा फायदा यदि कैंसर और आप हार्ट और बीपी से, ये देखने में तो अलग अलग नाम है, लेकिन ये एक ही बाप की औलाद है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी जितनी बीमारियां हैं, एक होगी उसकी वजह से दूसरी होगी, उसकी वजह से तीसरी होगी, और ये 3-4 इकट्ठे होने के बाद में फिर आपको कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके जिम्मेवार आप हो। बात है डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बिंदौड़े के लिए, वो बिंदौड़ा हमारा 30 साल पहले होता था, 2000 से पहले। देसी का है जो हमारी आम जो कपास होती थी, एक हमारे HU के साइंटिस्ट ने जब बीटी आई ना पहली बार, इधर से स्टार्ट किया था बीटी का, क्योंकि आपका पानी का एरिया हमारा ड्राई एरिया है, तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ये। तो जब ये बीटी पंजाब में, हरियाणा में इसकी स्टार्टिंग हुई, तो एक साइंटिस्ट ने सुसाइड किया था। पहले उसने सरकार का विरोध किया कि इसको मत आने दो, क्योंकि ये किसान की जान ले लेगी। यही सर्किल ने जो बताया, बिंदौड़ा आया कपास से, उससे फिर खल बनेगी, खल भैंस के अंदर जाएगी, और वो फिर घी में फिल्टर होगी, लस्सी में, दूध में, हमारे पेट में आएगी। इनडायरेक्ट जहर हमारे को एक प्लानिंग के तहत इसका शिकार बनाया गया। आज हम आत्मनिर्भर हो गए अनाज के ऊपर। तो आज वो समय नहीं रहा 5-5 कट्टे डालने वाला। वो एक समय था जब अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और
फसल कम होती थी, हम अमेरिका वगैरह दूसरे देशों पे डिपेंड करते थे अनाज लेने के लिए। लेकिन आज वो समय नहीं है। अब तो आप देखते हो सारे गोदाम भरे खड़े हैं, छिड़ते ही हुए ऐसे ही फेंकते हैं। तो अब समय बदल गया, अब आप इन्हें जागरूक होना पड़ेगा। आज आप जागरूक हो गए ना, तब उन बच्चों का आने वाली जो रूट है उसका भविष्य सुधरेगा। एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। 1 एकड़ को ऑर्गेनिक करने के लिए कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं, जब जाके ऑर्गेनिक होते हैं। उसका जो जहर है ना वो वॉश आउट होता है, एक दिन में खत्म नहीं होता। लेकिन आज आप शुरुआत कर दोगे तो वो जरूर उसको फॉलो कर देंगे, तो उससे बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर किसान, मेरी वीडियो में मैं बोलता हूँ, पंजाब के मेरे पास सैकड़ों किसान आते हैं, हर 10-20 किलोमीटर से कोई ना कोई एक रिलेटिव मेरा बैठा होता है पंजाब में, और उनके हर किसी के घर में एक बीमार होता है। आज हर घर का ये हाल है। शायद कोई काम की चीज तो ना मिले, अनाज कम मिल सकता है और कुछ दूसरी चीजें कम मिल सकती हैं, घर में घी दूध कम मिल सकता है, लेकिन गोली दवाई हर किसी की चारपाई में मिलेगी। सही है, जो कि हमारे खाते में कौन थी। गांव में बैठे तो यूं थे। गांव का जो आदमी है उसको आब हवा बढ़िया मिलती है, सुबह खेत में जाओ बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी। मैं शहर का बिल्कुल खंडन करता हूँ, शहर के रहने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और गांव का जो रिहायश है वही सबसे बढ़िया मानता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे कम से कम जो ऑक्सीजन है वो तो फ्री में लेवांगे हम। सुबह जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, पीपल के नीचे बैठ जाए, कोई उठाएगा नहीं आपको, लेकिन वही ऑक्सीजन लेने के लिए कितना चले गए ना, बेड पे लिटा दी तो उसके पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। और ऐसा एक मिडिल किसान तो ऐसा दूर जाता है, दोबारा उसकी गाड़ी लाइन पे आती नहीं है, तो इतने महंगे हॉस्पिटल हो चुके हैं। इस बात से आप वाकिफ हो। तो बात रही खड़की में, बात करी थी सर, मैं उस बात को पूर्ण करता हूँ और इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा टॉपिक छोटा कर दिया। जो इन्होंने बात कही वो सारी बहुत बढ़िया बातें थी और किसान की बहुत काम आने की बात है। तो जो खड़ के अंदर, जो आज के अंदर जो खड़ हमारे पशु की डाइट का एक हिस्सा बन गया, उसकी मजबूरी है। आप जैसे कोई भी जहर, वो डायरेक्ट जहर आप पी जाओगे किसी भी कंपनी का, कोई भी, जो आजकल, मुझे तो खेती करीब 20 साल पता नहीं है, जब तो फैनवल आती थी, रागोर आती थी, 2-4 इस तरह की दवाई आती थी, मोनो आती थी, तो उसको डायरेक्ट आप पी जाओगे तो आप 1-2 घंटे में मर जाओगे, क्योंकि अंदर जाके वो हाथ पड़ गई और आप सेहती नहीं पड़ जाएगी। लेकिन उस मोनो को 200 लीटर के पानी के ड्राम के अंदर 200 ग्राम मोनो डाल के वो पानी पी लोगे ना, तो सिर्फ आपको मजलन हो सकती है, सिर दर्द हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, मरोगे नहीं आप 100%। तो ये वही है, भैंस को जिंदा भी रखना जरूरी है, मारनी नहीं है वो, और उसकी डाइट का हिस्सा भी कुछ चाहिए, तो उसकी पूर्ति पूर्ण के लिए खड़ डालते हैं। बेंदोड़ा यदि आप डायरेक्ट डालोगे तो वो जहर कई गुना मात्रा में जाएगा उसके अंदर। जब वो तेल निकल जाता है ना, तो उसकी जो जहर की मात्रा है वो 90% कम हो जाती है, उसका फाइबर बचता है। और उस फाइबर के अंदर, जैसे गेहूं का जो छिलका होता है ना, उसमें 36% प्रोटीन होता है, ऊपर का छिलका में चोकर जिसको बोलते हैं, और भीतर जो गेहूं होनी है वो सारी कार्बोहाइड्रेट है, वो सिर्फ फैट बढ़ाती है बॉडी के अंदर की जो गिरी है। तो इसलिए उसको छान के नहीं पीसना चाहिए, कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, सीधा रोटी बनाओ और वो खाओ, थोड़ा बहुत तो प्रोटीन चला जाओगा नहीं, कहीं वो उसका आपकी छिलका ही उतारते हैं जो छानते हैं, तो वो छिलका अलग होने से उसमें प्रोटीन और घट जाएगा। तो उसी तरह इस खड़ के अंदर भी 33% प्रोटीन होता है, और भैंस को प्रोटीन की जरूरत होती है। फैट तो हम दूसरे कहीं सरसों का तेल दे देंगे, उससे फैट ले लेंगे, और बाईपास फैट आते हैं कंपनियों के, वो दे देंगे, उससे फैट ले लेंगे। वो तेल जो निकला है वो जहर की मात्रा कम हुई है, ये जहर दे रहे हम, ये बीटी कॉटन एक किस्म से जहर है, और भैंस को हम जहर खिला रहे। तो अब टॉपिक स्टार्ट होता है मेरे वाला भैंस का, जिससे कि आज लोग दूर भाग रहे हैं। और दोस्ती की बोले आज का बहू है ना, बोला गोबर की गिराजी को नहीं, अरे फूफा टाड़ जो तन्ने कराई है बहू ने थोड़ी कराई है, भैंस तो पहले बच्चे बैठे है, वह किसकी भैंस लेके आओगी, आपके घर पे होगी तो उस सिस्टम को फॉलो वो भी करेगी, और उसको बेरा पटेगा, हाँ ये दूध है, घी है, ये सब कुछ इसी चीज से पॉसिबल हो सकती है, इसके बगैर मांगी लाशी से काम चलने को। तो ये बात आप भली बात समझ रहे हो। तो जो ये भैंस है, इसको आप इतना हड़के में ले गए, अब भैंस का तो टोटली काम घाटे का है, बिल्कुल आप अपनी जगह 100% सही हो, लेकिन वो भैंस का काम घाटे का नहीं है। वो आप लोगों ने ना कोई सेमिनार अटेंड कराया, ना उसकी कभी गहराई में गए, सोचा नहीं उसके बारे में बारीकी से। 7, 8, 10 किलो की यदि आप भैंस लोगे, 12 किलो से नीचे की जो भैंस है वो किसान को खाती है, कोई शक नहीं इस बात के। और मैं भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ रहा हूँ। जब मैं छोटा था और 4 भाई इकट्ठे
माँ थी, बाप था नहीं मेरा। तो वो 100-150 मिनट घर पे जो गेहूँ रखते थे वो सारी उन 2 भैंसों के अंदर से निकल जाती, और भी पिंदोड़े वगैरह भी लाते थे सब कुछ। तो भैंस दूध देती थी 10, 11, 12 किलो। तो टोटल वो गेहूँ खिला दी, बाहर से पिंदोड़े भी लाके, घी वगैरह बिकता नहीं था, वो घर में ही सारा लग जाता। तो टोटल लॉस। जब मैंने स्टार्ट काम किया है 9वीं 10वीं से, तो कैलकुलेशन की, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स MSc हूँ। तो यदि भैंस 20 किलो दूध दे दे, और उस टाइम पे जो 20-22 रुपये किलो दूध का रेट था, 2099-98 की बात है, तो उसका मैंने कैलकुलेशन कराया, तो इसमें बचत हो सकती है। 12 किलो पकड़ा, कोई प्रॉफिट नहीं आया उसमें। फिर कंडीशन लगती है भैंस के काम के अंदर, लॉस और प्रॉफिट की। एक तरफा काम नहीं है, मशीन नहीं है। कंडीशन क्या लगी, शर्त क्या लगी, अगर मैं दोबारा एक साल में ब्याऊंगी तो प्रॉफिट दूंगी, और जो भैंस 6 महीने की 7 महीने की जब बढ़ोगी और जो 8 महीने से दूध से भाग जाएगी, वहां लॉस हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा देता हूं। एक साल के अंदर सपोज किया एक भैंस 20 किलो की जो होती है वो 4000 लीटर दूध देती है, 4000 लीटर, और 70 रुपये किलो दूध आप बेच रहे हो आराम से, 65-70 बिक जाता है, 2,80,000 रुपये का दूध हो गया। वो भैंस का डेली का 400 रुपये खर्चा है, डेली का। ये मैं वो लगा रहा हूँ, आपका हरा चारा वगैरह सब, तूड़ा, लेबर, इसके ऊपर आप कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ आप बैठ के देखोगे सारा काम, तूड़ी भी मोल के, हरा चारा मोल का, दाना मोल का, तो 400 रुपये एक भैंस का खर्चा आता है। तो 12,000 रुपये एक महीने का आ गया। एक साल का खर्च हो गया 1,44,000 रुपये। 2,80 का उसने दूध दिया, तो आपको 1,36,000 रुपये बचत आ गई। वो कब आई, जब उसने 365 दिन के बाद में 12-13 महीने में दोबारा बच्चा दे दिया। अब यही जो प्रॉफिट है ये लॉस में बदल जाएगा। वो कब, वो भैंस 7 महीने की जाएगी, क्या बढ़ गई अपनी, सीधी सी बात है। भैंस ने तो वही दूध दे रहा है 12 महीने, ज्यादा लेट होगी तो वह 14 महीने दूध दे देगी, 2 महीने और दे देगी अच्छी भैंस है तो, जब होने के बाद में फिर वो 7-8 महीने से कूद जाएगी। जब वो 7-8 महीने हमारी, फिर क्या, जब प्रोडक्शन तो आनी बंद होगी, अब वो कहां से खाएगी, अपनी जेब से खाएगी। उस टाइम पे उसका खर्चा रहेगा 300 रुपये पर डे का, 6,000 रुपये महीना, और 8 महीने में 8 सिक्का 48,000 रुपये। फिर वो अपना जो उसने 136 दिए थे उसमें से अपने 48 वापस खा गई। 9,000 हाँ जी, 9,000 महीना हो गया। 9 महीने 9,000 के हिसाब से आप 9-8 72,000 भी खा गई वो, और 136 उन्हें दिए, तो उसमें तो 72 आप घटा दो, वो बाकी जो आपके बच गए 61,000 रुपये, 60-62,000 रुपये, वो आपके पल्ले पड़े। लेकिन यहाँ आपने एक बात सीखने में मिली, अब भाई आपने भैंस तो सालाना बच्चा लेना है, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना। 1 महीने की होगी, उस टाइम पे उसने तार तूर दिखाए हैं, जो भी दिखाए हैं उसके ऊपर देखेंगे अभी तार बिल्कुल पानी भर के ट्रांसपेरेंट है, या उसमें कोई सफेद कचरा है या बहुत ज्यादा कचरा है, तो उस टाइम पे फिर उसके आप ये कराएंगे, मेडिसिन कराएंगे, दवाई कराएंगे। ये दवाई नौबत क्यों आई, वही क्योंकि पशुओं की इम्यूनिटी घट गई, बीमारी से लड़ने की क्षमता घट गई। और वो कहां से घटी, उसी खाद से। सारी बात वही आ जाती है ना, उसी बीमारी पे सारा ये आप ही इसको एक साजिश के तहत है अपना इंडिया का किसान फंसाया गया है बहुत बड़ी कंपनियों ने। अब इसको फंसाना कैसे, अभी आप मेडिकल हाल पे है ना, आज से 30 साल पहले, 2000 से पहले भैंस की 2-3 दवाई आती थी। एक तो मेलोनेक्स का टीका आता था, और एक ये नरवाइन टॉनिक के तौर पे DCR एंटीबायोटिक आता था, और नरवाइन के टाउन पे एक और इंजेक्शन आता है, मेरे आजकल दिक्कत आ रही है भूल की, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। बेलावेल इंजेक्शन आता था, पशु को फिट हो जाता था, चारा ही खाता था बुखार में, तो बेलावेल 3 ही दवाई आती थी पशुओं की। आज जितनी इंसानों की दवाई है उससे कहीं ज्यादा हर मेडिकल पे पशुओं की दवाई है। उन्होंने देखा कि ये जो इंसान थे ना, ये तो हमने काबू में कर लिए, पूरी तरह जकड़ लिए, इनके ऊपर तो जो होना था बिजनेस हो लिया, अब बिजनेस करना है पशुओं के ऊपर, जो इनके साथ में जो पशु है उसके ऊपर। तो कंपनियों की बहुत बड़ा है कि ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल, उसके ऊपर हम ज्यादा गहराई में जावांगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो अभी भैंस की बात तक आप इस करवाने, तो आज भैंसों में पीछा दिखाने की प्रॉब्लम वो भी इसी वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से है, क्योंकि खाने के अंदर ताकत नहीं रही। पहले बजट छोड़ा कर दे, और घर में तो एक आदमी ड्यूटी आ करती, मैं तो पाले रहोगा खेत में, भैंसा सारा दिन बंजड़ में चरा कर दे, नाज पात तो बहुत कम डाला करते भैंस ने घर पे,
मोस्टली खेतों में चला करती और शाम के टाइम पे बढ़िया लेवे सेवे होके नहीं करा वो आया करती और फोकट का दूध हुआ करता मोस्टली 2000 से पहले। और सही बात करें तो ये 90 से पहले की बात है, बिल्कुल पहले फोकट की बात करा तो 90 के बाद में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया था, क्योंकि 88 में मैंने भैंस चराई है जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ी थी। 88 में 87 में बहन काल पड़ा था हमारी साइड में सूखा, इस साइड में पानी पुणी की व्यवस्था है, फिर भी लोगों ने कम महसूस होया होगा। लेकिन हमारे बुजुर्ग वो 87 का काल कभी भूलेंगे नहीं, जो भी जिंदे रहे हैं और जो है अभी तक, क्योंकि झाड़ खिलाने के लिए भैंस को मजबूर हो गए थे। तो ये भैंस की प्रॉब्लम है। अब इसका प्रॉफिट कहाँ है? दूध पे। और यदि हर घर में एक अच्छी भैंस हो तो इसका बजट इतना जबरदस्त है आप समझ ही नहीं सकते। एक गांव के अंदर यदि अच्छा झोटा हो या हर किसान को अवेयरनेस हो, इसकी पहचान हो, एक टिक्का रखवाने तक कितनी जिंदगी हमारी बदल जाएगी। जो आम कटड़ी है फार्मर की, जो आम झोटे से या आम टिक्के से डॉक्टर आ रहा, आपने कहा बोला भाई वह खड़ी जाइए भाई, किसी बालक ने कहोगे आप ताश खेल रहे बीज हो तो इसके बोला बीज रखवा ले, भैंस के डॉक्टर आ रहे हैं। आपको कोई उससे लेना देना नहीं है, वो कौन सा बीज रखने लग रहा है, क्या रखने लग रहा है, क्या उसकी प्रोडक्शन हो गया क्या, यही चीज सिकड़े वाली है। वहां पे यदि आप उस बीज के प्रति जिस दिन अलर्ट हो जाओगे, अब बीज कौन सा रखवाना है, 10 लाख वाली कट्टी पैदा होगी वो रखवाना है, या जो गांव में 60-70 हज़ार मिलती है वो रखवाना है। सिर्फ बीज चेंज करते ही आपकी एकदम जिंदगी बदल जाएगी। और गांव का आज भी ये प्रोफेशनल बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहे हैं। ये किस तरह बदल जाएगा, गांव के अंदर आने वाले 10-15 साल के बाद 5-7 डेयरी होंगी, आम आदमी भैंस नहीं रखेगा और वो डेयरी वाला फिर मर्जी का रेट लगा के आपको दूध देगा, क्योंकि आपने दूध तो लेना ही पड़ेगा मजबूरी। इस तरह शहर में लेने लग रहे डोली, लेकिन 2-3 किलोमीटर जिसमें थोड़ी जानकारी हो जाती है, तो जो शहर के आदमी है और गांव के शहर के पास जो गांव है 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे, वहां तक पैदल जाते हैं दूध लेने के लिए, साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी और दूध का दूध है गाँव से अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो जितना भी ये दूध शहर के अंदर बेचा जा रहा है या थैली में, या गाँव में भी आएगा आजकल थैली का दूध, वो केमिकल है। जो हम सिर में शैम्पू लगावा है ना, वो शैम्पू मिला के दूध बना रखे है, उसको जो आप 6 दिन फ्रिज में रख दो, 6 महीने रख दो, रहेगा तो या पानी शैम्पू खराब थोड़ा ही होता है, खराब तो दूध होगा। दूध तो ये भी आप 2 घंटे ड्राम में छोड़ दो, गलती तो धूप में आ रहा है, मार्च का महीना में भी फटना शुरू हो जाएगा, वो है दूध। तो वो जहर पिया जा रहा है और वो जहर से ये कैंसर जैसी चीजें उत्पन्न हो रही है। तो एक झोटा या आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस ज्ञानता, आपकी जो ज्ञान है वो उसके ऊपर आप लगा दोगे, तो जहां पे आप आज 60 हज़ार की कटड़ी बेच रहे हो, वो कटड़ी आपकी 6 लाख की, 5 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की इतने बिक जाएगी। हर साल गांव में सपोज करो आपकी 100 कटड़ी तो बिक जाती है, घर की रोटी क्या रोटी, वो कहा तो 100 कटड़ी आपकी 60 हज़ार के हिसाब से कोई 60 लाख की बिकती होंगी, और वही यदि 5-5 लाख की बिके तो 5 करोड़ की बात हुई। इतना बजट चेंज हो गया, इसके अंदर इतना सारा मुनाफा है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। और एक भैंस अपने जीवन काल में ना 100 भैंसे पैदा कर देती है। एक दिन पूरी रात लगी, मैं कैलकुलेशन करता रहा, कटड़ी नारी काटता रहा, कटड़ी अलग, तो डाटा मेरा 100 पे नियर अबाउट पहुंच गया कि एक भैंस अपनी जीवन काल के अंदर उसकी कटड़ी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कटड़ी 50% लेता रहा मैं, नहीं तो 200 कटड़ी पे पहुंच जाती बात, और स्पीड बहुत आगे चला जाता। लेकिन आप जैसे हैं बुजुर्ग और भाई बिला कटड़ी दिया था भैंस, तो कटड़ी अलग करता रहा मैं। और 100 भैंस यदि एक भैंस से आप बना सकते हो, और ये लंबा चौड़ा खेल नहीं है, भैंस की उम्र 25 साल हो गए, 25 साल के अंदर ये काम हो जाएगा। एक भैंस से कोई भैंस, ये भाई साहब कोई कहता है ना अगर भैंस महंगी होती, मैं कहता हूँ भैंस कभी महंगी होती ही नहीं। जब एक भैंस का पौधा लगा कि ना आज कोई आम का पेड़ आप लगाते हैं, 3 साल के बाद कितनी प्रोडक्शन देता है और कई साल में देता रहता है। उसी तरह भैंस का भी ये पौधा है। अपने बुजुर्ग कहते थे ज्वार का बीज और भैंस का बीज एक बार हाथ लग जाए ना तो उसको छोड़ो मत कभी भी। तो इसी तरह होता था, क्योंकि हमारा एरिया और आपके एरिया में काफी फर्क है। तो हर चीज की बारीकी में जाते हैं लोग, आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं होती है। आपके पानी की कोई कदर नहीं है, हमारा पानी की अहमियत समझते हैं लोग, उसको यूज करने में सोचेंगे हाँ भाई ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये भैंस का प्रॉफिट है एक नस्ल सुधार से। आप बीज अच्छा रखवाओगे तो नो डाउट आपके घर में बहुत अच्छी
भैंस पैदा होगी। हमें रोजगार के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जो हम बेरोजगार अपने आप को समझने लग रहे हैं, ये जो युवा है या चिंतित है, जैसे इनकी +2 या B हो जाएगी ना, इनका आगे एकदम जैसे फिल्म बंद हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है, इस तरह एक सोचने की मजबूरी, क्या करें हम। और अभी भी ये चिंतित है। जमाना बदल गया, 23 साल पहले का जमाना में आज में फर्क है। आज के जो स्टूडेंट हैं वो काफी अवेयरनेस है, फ्यूचर को लेकर है, चिंतित है, लेकिन चिंता से काम नहीं चलेगा, चिंतन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कुछ न कुछ भी आज आप स्टार्ट करोगे। अभी भी बहुत सारे आते हैं मेरे पास लोग ट्रेनिंग के लिए, बोला जी हमारा परिवार विरोध करता है। वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उन्होंने ये टेक्निकल काम देखे नहीं, करे नहीं। उसके लिए कुछ भी आप लगा सकते हो। इनब्रीडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इसके अंदर। इनब्रीडिंग का मतलब खेती में तो आप समझते हो, अब उसे एकड़ का बीज उसे किले के अंदर आप अगले साल तैयार करके, डॉक्टर साहब जैसे बताया, उसे भी बिजाई करोगे तो उसकी प्रोडक्शन घट जाएगी। पहले क्या करा करते, जब लेगी कंपनियां नहीं होती थी, इस मोहल्ले का बीज लेगी क्यों का, तो परले का गांव से बिजाई कर देते, और उधर का बीज लेके ना उधर बदल देते, जमीन बदल देते उसकी, तो उससे फसल मेंटेन रहती, यानी कि 30 मन है तो 30 मन यूं रह जाएगी। और उसे किलो पैदा करके कितने अच्छे बूटे छाट के, उसे एकड़ में आपने बिजाई कर दी तो फसल 25 मन होगी, 5 मन घट जाएगी। तो भैंसों में सेम यही हुआ। गांव में एक जोटा छोड़ दिया, उस जोटे से अगले साल 10 महीने बाद सीधी बात है कटड़ी पैदा होगी। उस जोटे से गांव के अंदर 200 भैंस गई, 200 में 100 तो हमने बेच दी, 100 रहेगी। उन 100 के नीचे 50 के कटड़े थे, 50 के कटड़ी थी। वो जो 50 कटड़ियां हैं, वो जोटा 2.5 साल के बाद बूढ़ा थोड़ा होगा, वो तो वहीं पे है। उसी जोटे से फिर वो केबल करवा दी। यही होता है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। जो आपके पास भैंस 15 किलो की थी और जो कटड़ी आई उसी जोटे की पैदा होगी ने, और उस बाप से ही बेटी को मीटिंग करा दिया, अगली जो जर्मिनेशन कटड़ी आएगी वो 15 किलो से 7 किलो पे आ जाएगी। वैसे हमारे पास 80 के दौर में भी 22, 23 किलो की भैंसें थी, लेकिन बगैर अवेयरनेस के, ज्ञान के बगैर हमने वो ब्रीड हमारी खत्म कर दी। ब्राजील एक कंट्री है, हमारे से 40 साल पहले इंडिया से गाय ले गया था 10-12 किलो की, आज उनकी देसी गाय 70 किलो दूध देती है, देसी। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टोटली साइंस को फॉलो करते हैं। पूरे एक बात और साइंस पे निकल के आ गई। हमारे जो बुजुर्ग थे, जिस तरह पॉपुलेशन का तो ब्लास्ट कराया है, 60 के और 80 के बीच में खूब पॉपुलेशन बढ़ाई है, 5-5, 6-6 जो भी है। आपकी उम्र के तो 5-4 भैया तक हम तो पाए करने वाला लठेत हो जाएंगे। खाने में चीज लठेत है, जल्दी तो लठेत बनेगा, भूखा कुकर लठेत होगा, वो लाठी ना उठेगी तो उनमें तो एक आधा तो बहुत तेज तरार पैदा होगा घर के अंदर, और एक आधा मंद बुद्धि पैदा होगा। हर गांव में मिल जाएंगे आपको 20-50 आदमी से। तो उस मंद बुद्धि को भैंस वाला काम देते हैं, बोले यो डांगर हटाना होगा। जबकि वो घर में सबसे शाना आदमी का काम है, टोटल साइंस का काम है भैंस का काम करना। यदि आप ये बात कहते हो भाई इसमें क्या है, यदि क्या नहीं फिर सारे फैल क्यों होते हैं भैंस की डायरी करके? भाई मान रहे हो भाई, इसमें कीमें तो क्वालिटी होगी भाई, कोई तो टेक्निक है भाई, इसमें कामयाब को नहीं होना रहे। जितना आसान हो तो हर कोई डेयरी फार्म कामयाब हो जाए, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, हर कोई कमा ले, लेकिन लॉस होता है, घाटा होता है। थोड़ा बहुत बचा होगी डॉक्टर ले लेगा, खुद को नॉलेज नहीं होती उसकी। तो जो साइंस का काम, एक जहाज उड़ान वाला काम, एक पायलट के कितने सारे टेस्ट की पढ़ाई होती है, और उसका स्टीयरिंग आपने पकड़ा जाएंगे तो सीधी सी बात है भाई, जहाज भी जाके आदमी जाओगे। वही काम भैंस के काम होया है। जो पढ़ा लिखा आदमी का जो काम था वो घर में ठे अनपढ़ आदमी ने कराया। इसमें सारी साइंस है, साइंस है ना। बीमारी होना वो किसका काम है? पकड़ना बीमारी को, इलाज करना डॉक्टर का काम है। मैनेजमेंट जो आपने सुने होंगे, जो सीए वगैरह होते हैं, शहर में सीए बैठे होते हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं बड़ियों का, उसको सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुनीम सीए, उसका आजकल नाम है क्या सीए। वो मुनीम का जगह चेंज होगी, सीए भी चला गया हो। ये बच्चे उसको समझते हैं चार्टर्ड अकाउंट को। तो वो सीए वाला काम भी भैंस में इन्वॉल्व होता है कि उसका लेखा जोखा रखना, कितना खर्चा करा भैंस ने इसके ऊपर, कितनी बचत हुई, हो गया ना सीए। चारा वारा गिरना टेक्निकली हिसाब से वो फिर मैनेजर का काम हो गया।
तो सारा ही तो पढ़ाई का काम हो गया। तो इस वजह से इस भैंस का जो काम है वो बदनाम हुआ और लोग इसमें घाटे में गए। ये सारा जो काम है लेखा जोखा रखने का और पढ़े लिखा आदमी का काम है। मैंने आज तक मेरे फार्म के ऊपर डॉक्टर का काम नहीं पड़ता और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। 2013 में राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड किया गया था, मैं अवार्ड मिला था मेरे को ब्रीड के ऊपर काम करने के लिए या इसकी नॉलेज के लिए। 2 साल यूनिवर्सिटी हिसार ने मेरे को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था मेरे से। अगर हमने कि मैं शिका दे दूँ, हम यहाँ पे फैल हो चुके, यूनिवर्सिटी में 200-300 भैंसे हैं और सारियाँ के थन जा रहे हैं। वो मैंने पहले दिन बता दिया 2 सेकंड में उनको, वहाँ यहाँ पे ठेके की लेबर काम करती है। अब ठेके की लेबर में क्या मतलब है, अब आपने खेत में सीढ़ी ला रखे है तो सारा सौदा पहाड़ में जाओ, जो 5 आ गया चौथे हिस्से सीढ़ी आ गया उसके तो कुछ परवाह आया कर दी, उसके भी कब हुआ कहीं कहीं। अब बोले मेरा तो चौथा हिस्सा जाऊंगा, 3 तो जमींदार के जाओगे, लेकिन जो निरानरी बरसों दिया खेत में आपने लगा लिया उसके कोई मतलब नहीं है। उसने ये है कि मैंने साल में इसकी 30,000 भी देने हैं, इसके दाना हो या ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं। तो वही जो ठेके की लेबर संभालेगी, कहने का मतलब भैंस का दूध निकालेंगे, वो नहीं आया तो डॉक्टर ने 5 दिन पास इस तरह दूध नहीं आया, तब लग वो थन भैंस का मर चुका होता है। आप लोगों को वैसा ही घर में दिक्कत आओ थना में सामने जो भी ठीक ठाक छोटा करके ना आवे दूध या सूजा पाओगा, वही समस्या वहां जहाँ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बैठे हैं। अब वो साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर वैज्ञानिक के पास उसका चार्ज होता है उन भैंसों का, तो उनका सारा लेखा जोखा लगता है, लेकिन वो काम तो नहीं करता ना। असली नॉलेज किसको है, जो सुबह शाम उसको चोता है, दूध निकालता है, चारा डालता है, तो वो रिपोर्ट दे 5 दिन के बाद में, तब लग में आपकी भैंस का 100 हो जाता है। तो बोला आपने शॉर्ट आउट बता दिया, ऐसा आप प्रूव करो इसको। मैं कैसे करूँ, आपके पास कितनी भैंसें हैं, मेरे पास 25 भैंसें हैं। तो बोले हम आपको गोद ले लेते हैं, जितना भी 25 भैंसा 1 साल का 2 साल का खर्चा होगा दवाइयाँ का सब हम देवांगे, लेकिन आपने सारा रिकॉर्ड हमारे साथ रखना है, उनका बताना है भाई ये भैंस तरह दूध दे रही है, हर महीने उसका दूध टेस्ट कराएंगे और पूरा दूध का रिकॉर्ड हम देखेंगे, चेक कर देंगे बार बार। तो उन्होंने देखा तो 2 साल में प्रूव हो गया, वो मान के बिल्कुल बोले अपनी जगह पे सही थी, क्योंकि उसके दौरान बीमारियां भी आई मेरे पशुओं में और वो ठीक होगी। कोई भी भैंस मेरी आदत में नहीं हुई, बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, हम भी कई बार घबरा जाते हैं। अब परमात्मा वो कहते हैं, लेकिन परीक्षा उसी की लेता है जिसमें कुछ मादा होता है। आप लोगों से ज़्यादा बीमारियां हमारे पशु आती हैं, क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे घर पे रहते हैं, बाहर घूमना नहीं पाते। आप वाले फिर भी तालाब पे बाहर भीतर घूमे और दूसरे पशु की बहुत सारी बीमारियों से पीछा छूट जाता है। जो भी पशु डेली तालाब पर जाओगा या खेत में घूम के आओगा, उसमें जो 24 घंटे बंद हुआ पशु है, जो शहर के अंदर पशु है, शहर की जो भैंसें वो क्या बढ़नी होती, जो भी शहर में बंदा 20-30 भैंस बांध रहा है ना, वो जब बढ़नी होती 10 में से 2 ही भैंस के बड़ होते हैं, बाकी 8 वो या तो ठेके पे होगा या किसी का बंधा होगा। अगर भाई अगले साल ब्याह होगी जब मैं ले लूँगा, इतना आपको रेंट दे दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, एक जगह खड़ी रहती है, जेल के अंदर जैसे पशु खड़ा होता है। और हर जीव जिसके अंदर सांस है उसके अंदर फीलिंग होती है, वो सोचता है। जैसे इंसान हम सोचते हैं ना बच्चों के बारे में, खुद के बारे में, आसपास के बारे में, इसी तरह पशु भी सोचते हैं। जब वो सोचते हैं तो वो सोच के परेशान हो जाते हैं और मेंटली डिसऑर्डर होने से उनके जो बॉडी के हार्मोन होते हैं वो सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो फिर स्ट्रेस की वजह से इटने हो जाए। इंसान की तरह ही ऐसे छोटे बड़े बैठे हैं, लेकिन ये साइंस की बातें हैं। जब आदमी का दिमाग सही नहीं होता ना या परेशान होता है तो गृहस्थी अच्छी नहीं लगती उसको। जब वो गृहस्थी नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो, जब लोग उसका दिमाग सेंटर में नहीं होगा। जब दिमाग सेंटर में होगा, वो खुश मिजाज होगा, तभी वो आगे संतान पैदा कर सकता है। सेम ये पशुओं के अंदर भी ऐसा ही है। आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक बच्चा है, 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं और उसको पहले बाहर भेजते हैं, किसके लिए? रोजी रोटी के लिए। जो रोजी रोटी हमारे पास है यहाँ पे, वहां जाके सारे बच्चे बाहर जाके जज नहीं बनते। वो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना जो बुढ़ापा है ना, अपना फ्यूचर है, उसको अंधकार में धकेल रहे हो। जब 50 साल के बाद जब आपको एक साथी कौन है? आपकी औलाद, उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास है ही नहीं, तो फिर आप बहुत बुरी तरह मौत के मुंह में जाओगे, बहुत बुरी तरह। एक तिनका मरोगे आप, क्योंकि एक बीमार आदमी को एक साथी की जरूरत होती है और साथी आपने गवा दिया, खुद भेजा उसने आपको। जबकि रोजगार आपके पास है। खेती बाड़ी में डॉक्टर ने बताया एक आदमी 1 एकड़ से 12 लाख रुपए कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? ये 22 साल का लड़का है, मैंने कहा होगा, घर की नॉर्मल भैंस के ऊपर ब्रीड तैयार करके ना 11 लाख रुपए रोटी बेची इसने।
3.5 लाख की गड्डी बेच दी, 14.5 लाख का माल बेच दिया 2 पशुओं में। अरे एक नॉर्मल सी भैंस से क्या किया, सिर्फ मेहनत की। जबकि आप आम आदमी 12, 13, 20 लाख रुपए लोगे, या तो कोई बाहर विदेश जाने की तैयारी में, या 20-30 हजार रुपए 20-30 लाख रुपए लगे ग्रुप डी की नौकरी लगना चाहे, 30 हजार रुपए की एक बंधुआ मजदूर बनना चाहता है अपने आप को। मैं भी नौकरी कर लेता तो कहीं कहीं प्रोफेसर वगैरह लगती है, लेकिन लगा कि ये शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है, इसके अंदर मैं जाऊँगा तो। और आज मैं मेरे काम से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। मुंबई का कमिश्नर का मतलब डीसी जो होता है, वो 3 दिन मेरे पास कोरोना के दौरान 3 दिन लगाई रहा था ट्रेनिंग के लिए। आप ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तुकाराम मुंडे आप भरोगे ना फेसबुक पे, तुकाराम मुंडे, तो एकदम ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आई है सबसे। जितना आपने खेम का बहुत सारे लोगों ने सुना है ईमानदार है, खेम का तो उससे 200-300 नंबर बाद आता है, वो इतना नंबर 1 का ऑफिसर है ये। कि यही मैं ये मुर्रा का बीज हमारे महाराष्ट्र में ले जाके ना और उसको डेवलप करूँ, और इसके अंदर छोटी छोटी जो कमियां है वो कहाँ कमियां रह जाती है हमारे, जो हम उसको पूरा नहीं कर पाते, वही सीखने के लिए। सीखना कोई बुरी बात नहीं होती, जिंदगी भर आदमी 90 साल का हो जाए तब लग वो सीखता ही रहता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। कहते ना उम्र का तजुर्बा होता है। आपके छोटे बच्चे कह देते हो या बुजुर्ग आपको क्या कहते, अगला हम ही दौड़े बाड़ हो रहा है, उम्र का तजुर्बा लग रहा है, तुमने ज्ञान को इस बात का, क्योंकि वो इन सब खड्डों से निकल के ना वहां तक पहुंचते हैं। तो सीखते बहुत कुछ है, भले ही उन्हें कुछ हाथ ना लगा हो, लेकिन उस टाइम पे फिर लेट महसूस करते हैं, हम लेट हो गए भाई, काश समय रहते उस टाइम पे ये चीज हमें सीखी होती है, किसी की बात मान ली होती। तो ये जो भैंस का जो डॉक्टरी की बात करें तो इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है, 3 ही दवाई होती है। एक तो एंटीबायोटिक होता है, एक दर्द निवारक दवाई होती है पेन किलर, और एक जो ये एंटीबायोटिक जाके लीवर ने खराब करा है ना, उसकी सहायक मेडिसिन होती है बी कम्प्लेक्स वगैरह, जो मैं बताया था पहले, तो वो सिंपल सा बेला मेल आता था, आज उसकी तरह बहुत सारे मिको एटेक्सल हो गया, कैटासोल हो गया, हजारों दवाई उसकी ऑप्शन में निकाल दी, उससे सुपीरियर। वो 3 दवाई लगाई, आपकी भैंस का बुखार है, किसी प्रकार की समस्या है, सारी ठीक। उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, पेट दर्द होता है, दूसरी लग जाती है, बुखार है अलग लग जाएगी, पाया में दिक्कत अलग लग जाएगी, थोड़ में दिक्कत है तो अलग, लेकिन दवाई 3 ही है, उनका रूप बदलता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जो युवा जो सुन रहे हैं मेरी बात को, बाहर घूमने में या अपने आप को डिमोलाइज समझने में या डिप्रेशन होने में कोई बेनिफिट नहीं है। आप बेरोजगार नहीं हो, आपके पास अच्छा खासा रोजगार है, लेकिन उसके अंदर हाथ डाल के देखो, 2 कदम चल के तो देखो। आप कहीं किसी का 10 लाख का पैकेज, जब बोलते हैं ना हमारा लड़का 10 लाख का पैकेज पे है, वो पैकेज पता है उस लड़के ने अपने आप को 10 लाख के लिए किसी को बेच दिया। अब वो जैसे उसमें चाबी भर गया ना, उसने वो चलना पड़ेगा, बूढ़े कौन का दे, हाजी की नौकरी ना जी का घर, अगला जैसे चलाओगा वैसे ही चलना पड़ेगा। और हर आदमी के बस की बात नहीं है जॉब करना, ये तो हमने ट्रेंड पैदा कर दिया। पढ़ाई का मकसद पहले जो था, हमारे जो बुजुर्ग थे भाई, पढ़ाई का मतलब है कि आदमी ने बोलना चलना उठना बैठना व्यवहारिकता आ जाए, लेकिन हमने जोड़ दिया नौकरी के साथ। बोला पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई करनी है, 3री क्लास तक प्रेशर मान लगा, छोटे बच्चे थे, तेने नौकर बनना है, तेने नौकर बनना है, इतने 10वीं तक जाते हैं तो उसके दिमाग में बात पूरी तरह बैठ जाती है। और जब वो बाई चांस किसी वजह से आज भीड़ इतनी ज्यादा होगी, नौकरी मिल नहीं पाती, तो फिर वो क्या बच्चा परेशान हो जाता है, मेरे बाप बाप का सपना नौकरी का था और मेरा भी था, क्योंकि उसके अंदर वो भर दिया ना। डेली आप एक बात को डेली कहोगे तो एक दिन वो जरूर असर करेगी। अभी पानी भरा कर देंगे कुएं के ऊपर, वो रस्सी खींचा कर दे, पत्थर के ऊपर गहरा निशान हो जाता है। तो दिमाग पे तो आसान बात है, और दिमाग में डलन को लग रहा है, उसके सबसे ज्यादा शुभ चिंतक उसके माँ बाप, जिनकी बात वो मोड़ ही नहीं सकता। ये रोजगार, ये व्यवसाय, इनके साथ में इन बातों का बहुत महत्व है हमारी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ आपका लड़का जागीरदार 50 लाख करोड़ है, लेकिन आपके किस काम का हो? रात को आपको दस्त लग गया, आपके बीमार हो गया, आपको ले जाने के लायक तो नहीं है, वो पैसा थोड़ा ही डालेगी जाओगा आपने, नहीं। आवाज से पहले आपकी आंख देख के समझे पहले आपका बेटा पापा प्रॉब्लम क्या है बाबू, तो उसी की तो औलाद पैदा करते हैं। आज वो बात रही ही नहीं। आड़े बैठे ही मतलब कितने हो गए जो अपने बेटे के साथ में बैठ के 2-4 घंटे व्यतीत करते हो गए, या उसको अपने मन की भड़ास निकालते हो, या उसकी पूछते हो गए, बेटा अपनी मस्ती में, बाप अपनी मस्ती में,
साथ बैठते ही नहीं। तो हम किसको न्योता दे रहे हैं? हम परेशानियों को, बीमारियों को, डिप्रेशन जैसी बीमारी जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर वगैरह रूम तो सारा खतरनाक का डिप्रेशन है। सह गए की बीमारी बुढ़े बोला जिसने नाक में दर्द ना तकलीफ, लेकिन सह गए में बैठे हैं, ना आदमी अच्छे लगते ना जिंदगी अच्छी लगती, अपने आप में 24 घंटे खून के चक्कर में रहो क्यों आम इस दुनिया में। ये सारी चीजें हम ये खाने पीने से और हमारा जो व्यवहारिकता डेली की जो जिंदगी की व्यवहारिकता है उनकी देन है ये चीजें। तो जो भैंस का जो काम है ये भाई मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टेड है। एक तो इस तक वहाँ बेले नहीं होते, खाली नहीं होते कि मैं यहाँ से जाऊँगा थोड़ा सा रास्ते में परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि परेशानी स्वाभाविक सी बात है। कोई मोटरसाइकिल आगे डालना है, कोई बाइक आगे डालना है, कोई साइकिल आगे डालना है, तो उस आदमी का दिमाग कोई खराब हो जाएगा। कोई बग्गी वाला है खिच्ची लाना है, रैलों को डकड़ जाना है, तो वो बातें देख देख के दिमाग खराब हो जाए। जैसे ही मैं अपने फार्म पे जाऊँगा सबसे पहले भैंसा में जाऊँगा, उनके एक से कान फड़फड़ाओगे देखेंगे, तो वो जैसे मेरे ये करिए आप आगे, और मुझे लगेगा आपके हाँ मैं आ गया भाई, एकदम सेटिस्फाई। 30 आदमी एकदम किसी चीज़ का पूछे हाँ आप आगे को अच्छा लगा, तो वो तो लाइव है ना उनकी सबकी आत्मा तो है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। शायद आपको पानी पानी के या भी पानी पिया की फूकी लानी पड़े, सब में दूध आपको अच्छा लगे, चाय अच्छी लगे, लेकिन पानी पाने में तकलीफ आते हैं। तो